हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं सिंथेसिस नामक चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 11, जिसमें हम लोग सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आज हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो इससे पहले कि मैं आपको वो एक्सरसाइज हल करके और बताना शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में कुछ एडवर्ब क्लॉज के बारे में बतला देना चाहता हूं कि ये आखिर एडवर्ब क्लॉज होती क्या है, कैसी होती है, कौन कौन से काम करती है और सेंटेंस में कैसे यूज की जाती है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं थोड़ा सा एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो देखिए, जब भी कभी कोई दो सेंटेंसेस रखे होते हैं और इन दो सेंटेंसेस को हमें जोड़ना होता है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? ये होते हैं भाई, देखिए जरा, व्हेन, टिल, आफ्टर, अनटिल, बिफोर, सिंस वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं ऐसे कंजंक्शंस जो टाइम को शो करते हैं। दो कंजंक्शंस ऐसे हैं जो प्लेस को शो करते हैं, और इस तरीके से रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस और मैनर को शो करने वाले बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90 कंजंक्शंस ऐसे होंगे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। उनमें से किसी एक कंजंक्शन से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज होगी, ये क्लॉज एक्चुअली क्या कहलाती है? ये कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ध्यान दीजिए, अब अगर ये क्लॉज नाउन का कार्य कर रही है तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहलाएगी। अगर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है तो ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। और अगर ये एडवर्ब का कार्य कर रही है तो फिर ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। अब पिछले दो वीडियोस में मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं कि नाउन का काम क्या होता है और वो क्लॉज किस तरीके से रखी हो तो वो नाउन क्लॉज कहलाती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख लीजिए। फिर मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बतलाया कि आखिर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं ये तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं और आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको एक रिवीजन टाइप में करवाने जा रहा हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर एक कंजंक्शन है व्हेन, व्हेन, व्हेन। तो ये जो क्लॉज हुई इन तीनों ही सेंटेंसेस में, ये जो क्लॉज हुई ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, अच्छा, अब यहां पर आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये क्लॉज अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कौन सा काम कर रही है। अगर ये नाउन का काम कर रही है तो ये नाउन क्लॉज है, अगर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और अगर ये एडवर्ब का काम कर रही है तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ओके, तो चलिए जरा देखते हैं कि आखिर ये वाली क्लॉज अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कौन सा काम कर रही है। तो देखना यह है कि ये क्रिया के बाद रखी है तो कहीं ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन का कार्य कर रही है। अब अगर हमें पता लगाना है कि ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है क्या, तो फिर बस सिंपली इस प्रिंसिपल क्लॉज की इस क्रिया से हमें एक क्वेश्चन करना होता है, क्या। अब अगर क्या के जवाब में आपको ये पूरी की पूरी क्लॉज अगर मिल जाती है तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होगी। तो चलिए जरा पूछ लेते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो क्या नहीं जानता? अब क्या नहीं जानता तो आपको ये क्लॉज आंसर में मिल रही है। मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि वह कब पहुंचेगा, ये वाली बात मैं नहीं जानता। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि इस क्या के आंसर में ये वाली क्लॉज मिल रही है। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है। किसका? इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बनना तो नाउन का काम होता है। तो ये वाली जो क्लॉज है यहां पर ये नाउन का काम कर रही है। समझ में आ गई बात? ओके, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, आई डोंट नो द टाइम, मैं नहीं जानता वह समय। तो क्या नहीं जानते? ये समय। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब ये वाली क्लॉज इस प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर क्या है, जरा देखते हैं। ये नाउन है। अब अगर नाउन के बाद रखी है तो हमें देख लेना चाहिए कि क्या इस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रही है क्या ये वाली क्लॉज। जी हाँ, कर रही है। देखिए, मैं वह समय नहीं जानता, कौन सा समय, जब वह आएगा या पहुंचेगा। ठीक है ना? तो इस नाउन को ये वाली क्लॉज डिस्क्राइब कर रही है, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। ओके, तो यही व्हेन से शुरू होने वाली जो क्लॉज है ये वास्तव में सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। ये व्हेन से शुरू होने वाली जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहलाएगी। इसी प्रकार से एक क्लॉज ये रखी है, देखिए जरा इसमें क्या हो रहा है। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अब क्रिया के बाद रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट होगी बिल्कुल इस तरीके से तो फिर ये नाउन का कार्य करेगी। लेकिन जरा देख लें, क्या क्या से प्रश्न करिए जरा, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो मैं क्या सो रहा था? तो ये तो प्रश्न ही नहीं उचित लग रहा है। मैं क्या सो रहा था?
कुछ सोया थोड़ी ना जाता है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत है। जब ये क्वेश्चन ही गलत है तो ये आंसर भी नहीं होगा भाई। जब कोई प्रश्न नहीं तो कोई आंसर भी नहीं, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, अब यही पहचानना है। तो देखिए, मैं सो रहा था, तो कब सो रहा था, एक्चुअली ये कब का आंसर है। कब सो रहा था, तो उस समय जब वो पहुंचा, उस समय मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि इस प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया का समय बतला रही है ये। ओके, टाइम बतला रही है। तो ध्यान दीजिए, अगर टाइम बतलाए कोई क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया का टाइम बतलाए, तो वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होती है और उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, अच्छा, इसी प्रकार से अगर कोई क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया का प्लेस बतलाए, अब देखिए यहां पर लिखा है अगर टाइम बतलाए, जैसे ये बतला रही है, तो वो टाइम क्लॉज हो गई, यानी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसी प्रकार से अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया का स्थान बतलाए, अर्थात ये जो क्रिया घटित हो रही है कहाँ घटित हुई वो क्रिया, इसके बारे में अगर जानकारी मिल रही है तो वो प्लेस बतलाएगी, तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगी। इसी प्रकार से ये 9 कार्य हैं, अच्छे से देखिए 1 2 3 4 5 से लेकर 9। देखिए, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंट्रास्ट कोई कंसेशन भी बोल देते हैं, रिजल्ट, पर्पस एंड मैनर। क्लियर। अब अगर 9 प्रकार के काम कर रही है ये वाली क्लॉज, जैसे इस प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया का टाइम शो कर रही है, वैसे ही अगर इन कंजंक्शंस से शुरू होने वाली, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंजंक्शंस लिख दिए हैं, हालांकि वो सभी के सभी नहीं है, कुछ कंजंक्शंस मैंने लिखे हैं। इन कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो भी क्लॉज होगी, अब वो अगर प्रिंसिपल क्लॉज के लिए इतने ढेर सारे काम करेगी तो वह सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होगी। और इस क्लॉज को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक यानी टाइम क्लॉज पर ही एक कंप्लीट वीडियो है, और उस पर जितने भी कंजंक्शंस हैं, 14-15 कंजंक्शंस हैं जो टाइम को शो करने वाले होते हैं, और हर कंजंक्शन की अपनी एक अलग खूबी है, विशेषता है। तो उन सब को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है, इनके कॉन्सेप्ट्स जानने हैं, तो फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर इन 9 चीज़ों को मैंने 13-14 वीडियोज़ में बहुत डिटेल में मेंशन किया है। इनके बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स बतलाए हैं, सभी कंजंक्शंस के यूज़ बतलाए हैं, उनकी छोटी छोटी बातें बतलाई हैं। तो आपको वहाँ उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा हूँ, ये है वो प्लेलिस्ट, और इन सारे वीडियोस को आपको देख लेना चाहिए। यहाँ इस वीडियो में तो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बतला रहा हूँ। अब वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी एक्सरसाइज होगी उसमें डिफरेंट सेंटेंसेज आएंगे, कभी हम टाइम क्लॉज का प्रयोग करेंगे, कभी प्लेस का प्रयोग करेंगे, इनमें से किसी भी एक का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज को हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज को हल करना। लेकिन आपको बड़े ध्यान से मुझे देखना है, सुनना है, और ये जानने का प्रयास करना है कि आखिर मैं सेंटेंसेस को जब जोड़ रहा हूं तो कैसे लॉजिक्स मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूं, और उन लॉजिक्स के अकॉर्डिंग मैं कौन से कंजंक्शंस यूज कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो पेयर लिखा हुआ है वो क्या है, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बहुत थका हूं। आई कैनॉट वर्क एनी मोर, मैं और अधिक काम नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिए, मैं और अधिक काम नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते आप, क्या कारण है? तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रीजन शो किया जा रहा है। रीजन का मतलब ये वाली जो क्लॉज है, ये इस वाली क्लॉज के लिए रीजन है। रीजन माने कारण, यानी इस कारण से आप ये वाला काम नहीं कर सकते। तो बस बहुत ही सिंपल है, कारण बतलाने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनमें से किसी एक का प्रयोग कर दीजिए। अब कारण बतलाने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? बिकॉज, सिंस और एज। बिकॉज मीन्स क्योंकि, सिंस माने चूंकि या क्योंकि, और एज का भी मतलब वही होता है, जैसा कि या क्योंकि, इसका भी वही मीनिंग होता है। तो ध्यान दीजिए, ट्रेडिशनल इंग्लिश में तो यह है कि भाई बिकॉज का प्रयोग आप कहां पर करेंगे? सेंटेंस के बीच में करेंगे। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश है जो हमें पढ़ाई जाती है। लेकिन मॉडर्न जो ग्रामरियंस हैं उनके अनुसार आप बिकॉज का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर, चूंकि ये वाली जो क्लॉज है ये रीजन बतला रही है, तो यहाँ पर आप बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं या सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग ना करें भाई, क्या करें? अब हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे? सिंस यानी चूंकि
आई एम क्वाइट टायर्ड, चूंकि मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ, बस यहाँ पर आपको आकर कॉमा लगा देना है। और जब कभी भी आप सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज को सेंटेंस के शुरुआत में रख देंगे तो आप फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ये आपकी बन जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर से फुल स्टॉप हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे। देखिए क्या बन गया, सिंस आई एम क्वाइट टायर्ड, चूंकि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ इसलिए आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। लेकिन इसलिए के लिए आप यहाँ पर सो का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चूंकि सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, राइट। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को पहले लिख लीजिए, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और अधिक काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि, तो आप बिकॉज का प्रयोग बीच में कर लीजिए, बिकॉज, क्योंकि क्या है, ये है आई एम क्वाइट टायर्ड, और बिकॉज के बाद आप यहाँ पर आई एम क्वाइट टायर्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, आई एम क्वाइट टायर्ड, राइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लर्न योर लेसन्स, अपने लेसन्स लर्न करो, मीन्स अपने पाठों को याद करो। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, ओके, तुम अपने एग्जामिनेशंस पास कर लोगे। अब देखिए, तुम अपने एग्जामिनेशंस पास कर लोगे कब, किस शर्त पर, तो ये जब आप अपने लेसन्स याद करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है, यानी एग्जामिनेशन को पास करने की कंडीशन है। यदि आप ऐसा करोगे तो एग्जाम पास कर लोगे। तो ये एक क्लॉज जो बन रही है, ये कंडीशन को शो करने वाली क्लॉज बन रही है। अब कंडीशन को शो करने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? इफ या अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप अनलेस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नेगेशन तो है नहीं, तो आप इफ का प्रयोग कर लीजिए कुछ ऐसे। कैसे? इफ यू, आप सिंपली यहाँ पर इफ यू और लर्न, ये स्मॉल लेटर बना दीजिए। इफ़ यू लर्न योर लेसन्स कॉमा, यदि आप अपने लेसन्स याद करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। बहुत ही सिंपल। तो ये कंडीशन को शो कर रही है, तो कंडीशन को शो करने वाले कंजंक्शंस आप यूज कर लीजिए। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस है, रश्मि स्टडीज रेगुलरली। रश्मि रेगुलर माने नियमित रूप से अध्ययन करती है। सी मस्ट पास, उसे अवश्य पास होना चाहिए। तो ज़रा देखिए, उसे अवश्य पास होना चाहिए। भाई क्यों अवश्य पास होना चाहिए, क्या कारण है? तो ये रीज़न है, देखिए, क्योंकि रश्मि रेगुलरली पढ़ती है ना, इसलिए उसे पास होना चाहिए। तो क्योंकि, फिर वही क्योंकि आ गया। तो आप सिंस या एज का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें बिकॉज का प्रयोग बाद में यानी बीच में करना है तो आप इस सी को हटाइए, पहले रश्मि लाइए, लिखिए यहाँ पर रश्मि मस्ट पास, रश्मि को अवश्य पास होना चाहिए, और फिर यहाँ से बिकॉज लगाइए, फुल स्टॉप हटाइए, बिकॉज लगाइए, बिकॉज सी स्टडीज रेगुलरली। ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एज रश्मि स्टडीज रेगुलरली, क्योंकि रश्मि रेगुलरली पढ़ती है इसलिए क्या है, वो पास होगी। बहुत ही सिंपल से लॉजिक्स हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू कन्फेक्शनरी, वो किसी कन्फेक्शनरी की दुकान में गया। ही वॉन्टेड टू बाई सम बिस्किट्स, वह कुछ बिस्किट्स खरीदना चाहता था। तो अब देखिए, वह कन्फेक्शनरी गया तो किस उद्देश्य से गया? तो ये जो वांटेड नाम की जो वर्ब है, एक्चुअली ये क्या है, उद्देश्य को शो किया करती है, पर्पस को शो करती है। तो अब इस क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बना सकते हैं। तो पर्पस के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली एक कंजंक्शन है सो दैट, उद्देश्य को शो करने वाला एक कंजंक्शन है सो दैट, मीन्स ताकि, या इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ही वेंट टू कन्फेक्शनरी सो दैट, आप यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करिए, सो दैट, ताकि ही और ये वांटेड यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सो दैट क्या करता है, यही उद्देश्य को प्रकट करता है। तो ही और सो दैट वाली क्लॉज में आपको मे या माइट का प्रयोग करना चाहिए, सी मे बाई, क्लियर। अब मे आ जाएगा तो ये बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, ही वेंट टू कन्फेक्शनरी, वह कन्फेक्शनरी की दुकान पर गया ताकि वह खरीद सके। भाई किस लिए गया है, इस उद्देश्य से गया है, खरीदने के उद्देश्य से गया है। ओके, ही मे। अब ट्रेडिशनल इंग्लिश यहाँ पर फिर से बतलाती है कि हमें सो दैट वाली क्लॉज में मे का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अब जो मॉडर्न ग्रामरियंस हैं वो लोग बतलाते हैं कि यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करें। कोई ज़रूरी नहीं आप यहाँ पर केवल मे या माइट का ही प्रयोग करें, नहीं, आप कैन या कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं या किसी अन्य मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें माइट का प्रयोग, हाँ जी हाँ, यहाँ पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर आपको माइट का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अगर प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर क्या होती, प्रेजेंट टेंस में होती, तो आप यहाँ पर मे का प्रयोग कर सकते थे।
राइट। अगला सेंटेंस देखिए, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे। अब यहाँ पर देखिए, ही केम टू मी, आने का काम हुआ और उसी समय मैं ये काम कर रहा था, यानी ऐसे राइट कर रहा था। तो जब दो काम यानी एक काम लगातार चल रहा हो और उसी बीच कोई एक काम हो जाए, होकर समाप्त हो जाए, तो क्या हो, वहाँ पर आप जो कंटिन्यूअस एक्शन हो उसके बीच में आप क्या करो, उससे पहले आप क्या करो, वाइल का प्रयोग कर दो। वाइल, ही केम टू मी वाइल आई वॉज राइटिंग एन एसे, यानी वो मेरे पास आया उस समय जब। वाइल का प्रयोग कर देंगे तो ये टाइम को शो करने वाली क्लॉज हो जाएगी। अच्छा, आप वाइल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्हेन का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया। तो जब वह मेरे पास आया तो क्या हो रहा था, कॉमा लगाइए, आई वॉज राइटिंग एन एसे। बड़ा ही सिंपल है, आप व्हेन का प्रयोग कर दीजिए या यहाँ पर आप वाइल का प्रयोग कर दीजिए। जब इन दोनों ही कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनती है। ये देखिए, ये टाइम बन रही है। अगर यहाँ पर वाइल का प्रयोग कर देंगे तो ये वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी, ये प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगी, राइट। अगला सेंटेंस देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वांटेड लगा हुआ है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बतलाया था, अगर वांटेड लगा है तो वो उद्देश्य को शो करता है। ठीक है, तो उद्देश्य को शो करता है तो सो दैट फिर से आप लगा दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही, वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ताकि, किस लिए किया भाई, ताकि वह प्राप्त कर सके। सो दैट, आप यहाँ पर क्या करेंगे, सो दैट, ताकि ही मे गेट, ही माइट। अब फिर से आप माइट ही प्रयोग करेंगे। माइट क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब है, इसलिए यहाँ पर आप माइट का प्रयोग करेंगे और इसे बेयर इन्फिनिटिव बना देंगे, टू हटा देंगे। सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह फर्स्ट डिवीजन एग्जामिनेशन में प्राप्त कर सके। तो ये देखिए, ये क्या हो गई, सो दैट, उद्देश्य बतलाने लग गई। ठीक, तो ये वाली जो क्लॉज बन गई ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देखिए, करण हैज़ फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। करण फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया है। क्यों भाई, द रीज़न इज, यहाँ पर देखिए रीज़न दिया हो, द रीज़न इज हिज केयरलेसनेस। और रीज़न ये है कि वह उसकी केयरलेसनेस है, यानी उसकी लापरवाही है। तो अब आपको इस सेंटेंस को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हेर फेर आपको करना पड़ सकता है। भाई रीज़न बतला रहा है तो रीज़न के लिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, बिकॉज का प्रयोग करेंगे। बिकॉज, अब यहीं पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, बिकॉज, क्योंकि, और इस सेंटेंस को कैसे आपको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा ये भी लिख दे रहा हूँ। बिकॉज ही, हिज को आप ही में बदल दो, बिकॉज ही, और क्या है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आप वहाँ पर प्रेजेंट टेंस की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। ही इज केयरलेस, क्योंकि वो केयरलेस है भाई, इसलिए, ठीक है ना, केयरलेस, क्योंकि वह केयरलेस है। तो देखिए एक सेंटेंस ये बन गया, एक क्लॉज ये बन गई। तो बस इसके आगे बस इस वाली क्लॉज को रख देना है, सेंटेंस आपका बन गया, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गई। क्लियर। अच्छा अगला सेंटेंस देखिए, वी वॉन्ट टू स्टडी, हम स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा क्यों करना चाहते हैं आप स्टडी, ये कारण दिया है, वी एस्पायर टू गेट गुड जॉब, हम एक अच्छी नौकरी की एस्पायर करते हैं। एस्पायर का मतलब इच्छा करते हैं, इसीलिए हम ये स्टडी करते हैं। तो ये देखिए ये वाली जो क्लॉज है ये फिर से क्या कर रही है, रीज़न को शो कर रही है। तो रीज़न को शो कर रही है तो सीधे आप क्या करो, बिकॉज वी, आप यहाँ पर फुल स्टॉप हटाइए, बिकॉज, क्योंकि, वी एस्पायर, बस इतनी सी बात है, वी एस्पायर, ASPIRE, ओके, वी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब। ठीक, बस ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बहुत ही सिंपल होता है, सिंपली आप बस कंजंक्शंस अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और उनको कैसे यूज़ करना है ये आप सीख लीजिए, ये सब बड़ा आसान हो जाता है। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। तो भैया क्यों अटेंड नहीं कर सका फंक्शन, क्योंकि वह बीमार था, ये रीज़न है। तो बस ये रीज़न है, तो इस यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत करो, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ही वॉज इल, बस इतनी सी बात है, ही वॉज इल। अब अगर आप और दूसरे कंजंक्शंस यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंस या एज का प्रयोग कर दीजिए। सिंस ही वॉज इल, ऐसे आप लिख सकते हैं, सिंस ही वॉज इल, कॉमा, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस, ही इज़ वेरी पुअर। अभी सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार,
वह कार नहीं अफोर्ड कर सकता, यानी कार की व्यवस्था नहीं कर सकता या खरीद सकता, है ना। तो आप देखिए, जब कभी मैं आपको एक क्लू है बतला रहा हूँ, जब पहले वाले सेंटेंस में कोई एक एडजेक्टिव रखा हो और उस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब रखा हो, जैसे ये वेरी, ठीक है, ही इज़ वेरी पुअर, और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट लगा हो, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, आप जानते हैं पहले से ही। यहाँ पर वेरी के स्थान पर आपको सो का प्रयोग करना है। क्या करना है, बस इतना सा, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, फिर फुल स्टॉप हटाना है और दैट, आपको यहाँ पर दैट का प्रयोग कर देना है, बस इतना करना है आपको। तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता। अब इस ही का एच जो है स्मॉल लेटर कर देंगे, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वेरी सिंपल। अच्छा, तो ये कौन सी क्लॉज हुई जहां ये सो और ये दैट का प्रयोग होता है इस तरीके से। सो और दैट के बीच में जब कोई एडजेक्टिव आता है तो वह क्लॉज होती है रिजल्ट, यानी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ओके, अच्छा अगला, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, फिर यहाँ पर वांटेड आ गया। देखिए, अब वांटेड आ गया तो फिर से उद्देश्य हो गया, तो फिर से आप सो दैट का प्रयोग कर दीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से। सो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि, यहाँ पर आप सो दैट का प्रयोग करें, ताकि ही, अब यहाँ पर इस ही का स्मॉल लेटर बनाइए, ही और वांटेड को आप किस में, मे या माइट में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो वर्कड पास्ट टेंस है तो ही माइट पास, क्या है, ही माइट, और जब ये मॉडल्स आ जाती हैं तो इसके बाद फिर ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, टू हट जाता है। जितनी भी मॉडल्स होती हैं, कुछ एक मॉडल्स हैं जैसे ऑट के बाद टू लगता है, ठीक है, तो कुछ एक मॉडल्स हैं जिनके बाद में इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव आता है, नहीं तो बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव ही आता है, अर्थात उसके पहले टू नहीं लगता है। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, यू मे फॉल डाउन, तुम नीचे गिर सकते हो। अगर ऐसा सेंटेंस है भाई जहाँ पर चेतावनी जैसी दी जाए, तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि जहाँ पर चेतावनी दी जाए तो वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आप लेस्ट का प्रयोग किया करो। क्या, लेस्ट, LEST, ओके। और लेस्ट के बाद में जो क्लॉज शुरू हो रही है तो वहाँ पर जो भी लगी हो क्रिया, यहाँ पर में लगी हुई है, हम कहते हैं कोई दूसरी क्रिया लगी हो, सबको चेंज करके यहाँ पर आप एक मॉडल का प्रयोग करेंगे और वह है शुड, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ठीक है। तो आपको ऐसा सेंटेंस बनाना चाहिए, क्या, वॉक केयरफुली लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ऐसा सेंटेंस होता है। तो लेस्ट के साथ आपको क्या करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए जब लेस्ट से कोई क्लॉज शुरू हो रही हो, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप सेंटेंसेस सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये सारे के सारे वो सेंटेंसेस हैं जो पीछे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इतने ही इजी से सेंटेंसेस होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ ऐसे ही, लगभग ऐसे ही 12-14 और ऐसे ही सेंटेंसेस आपको बतलाता हूं जो बोर्ड एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में 35 सेंटेंसेस हैं। 23 सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके यानी कंबाइन करके दिखा दूंगा। छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। छोटी छोटी जो टेक्निकल बातें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और हमेशा याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी शेष बचे हुए जो 12 सेंटेंसेस हैं मैं आगे वीडियो में यहाँ स्क्रीन में वो सारे सेंटेंसेस दूंगा। आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आपको उन्हें सॉल्व करके और नीचे कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज कंटेंटेड, वह संतुष्ट है। अब देखिए जरा यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लॉजिक लगाना है। देखिए अच्छे से, वह गरीब है, वह कंटेंटेड है। तो ये दोनों बातें कैसी लग रही हैं आपको, ये कंट्रास्टिंग लग रही हैं, विरोधाभासी बातें लग रही हैं। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं एक्चुअली धन के अभाव के कारण वे लोग कंटेंटेड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा ही किसी न किसी चीज़ को लेकर असंतुष्ट बने रहते हैं। तो ये दोनों बातें क्या हैं, कंट्रास्टिंग हैं, एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। और जब ऐसी कोई बात होती है तो आपको वो कंजंक्शंस यूज़ करने चाहिए जो विरोधाभास को यानी कंट्रास्ट को शो करे। याद कर लेना चाहिए, आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए, जैसे दो, ऑल दो, या कुछ ऐसे ही और कंजंक्शंस हो सकते हैं जैसे इवन दो, है ना। ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कंट्रास्ट को शो करते हैं। तो चलिए बस यहाँ पर केवल और केवल क्या करना है, आपको एक ऐसा ही कोई कंजंक्शन यूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑल दो, मैं यहाँ पर ऑल दो का यूज कर रहा हूँ, या आप दो का यूज भी कर सकते हैं, ऑल दो। और इसका हिंदी मीनिंग जब निकालते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, हालांकि,
या यद्यपि, तो आप ऐसे इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। हालांकि वह गरीब है, कुछ ऐसा। और इस ही को क्या करेंगे आप यहां पर स्मॉल लेटर में लिख देंगे। ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि कि वह गरीब है, बस ये फुल स्टॉप हटाइए, यहाँ पर कॉमा लगाइए। याद रखिए कि जब कभी भी कोई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज आप पहले रखें, यानी वाक्य के स्टार्टिंग में रखें, तो उसके बाद आपको कॉमा प्लेस करना है। और अगर बाद में रखते हैं तो आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर इसके बाद इस ही को भी आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। बस सिर्फ इतना ही करना है और सेंटेंस बन गया। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, हालांकि वो गरीब है फिर भी कंटेंटेड है, मीन्स संतुष्ट है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट। देखिए वैसे तो अकेला कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस में बनता नहीं है, लेकिन जब वहां पर कोई रेफरेंस दिया होता है तो फिर वो बन भी जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एक्शन है ये इस एक्शन के रिलेशन में है, तभी इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, यानी ये काम पहले हो गया था और ये वाला काम बाद में हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस आप पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते समय जब आप लोगों ने सीखा होगा तो वहाँ पर आपने आफ्टर या बिफोर ये दोनों ही कंजंक्शंस का ज़रूर प्रयोग किया होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, बच्चे लोगों को ये वाला सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से रटा होता है। तो कुछ ऐसा ही सेंटेंस है यहाँ पर। और आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, और आप आसानी के साथ ये फुल स्टॉप हटाएंगे और बिफोर नामक एक कंजंक्शन यूज़ करेंगे, बिफोर, और फिर इस दे का टी स्मॉल लेटर कर देंगे और बस ये सेंटेंस बन गया। देखिए बीच में आपने लगाया तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी इससे पहले, यानी इस काम से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो ये वाला काम पहले हुआ था, ये वाला बाद में हुआ था। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब कभी भी हम बिफोर से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एक्चुअली उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अगर आफ्टर लगा होता तो इसी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते। ऐसा ही आप लोगों ने ट्रांसलेशन करते समय शुरुआत में सीखा होगा। तो ये वाली जो क्लॉज हो गई ये आपकी बन गई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, चूंकि आफ्टर और बिफोर क्या करते हैं, टाइम को शो करते हैं, राइट। ये वाली जो क्लॉज है ये आपकी क्लॉज बन जाएगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, या इसी को हम कंसेशन भी बोलते हैं, विरोधाभासी बातों को बतलाने वाली क्लॉजेस। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, ही इज अ लेजी बॉय, वह एक बहुत सुस्त लड़का है, आलसी लड़का है। द अदर बॉयज, और जो दूसरे लड़के हैं इन द क्लास, क्लास के जो दूसरे लड़के हैं वो उतने लेजी नहीं है। उतने का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वली, समान रूप से लेजी नहीं है। ओके, अच्छा, अब यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को अगर पढ़ते हैं तो फिर से लॉजिक लगाइए। अब लॉजिक क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर लॉजिक है कि यहाँ पर एक लड़के की तुलना क्लास के अन्य सभी लड़कों से की जा रही है ना। तो जब तुलना की जाए तो वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बनती है और वहाँ पर आप पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, और एक क्लू दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपका ये जो इक्वली रखा हुआ है इसको, इसके स्थान पर आप क्या किया करो, यहाँ पर आप एज या सो का प्रयोग किया करो। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप सो का प्रयोग कर देंगे इक्वली के स्थान पर, ठीक है। अच्छा, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट सो लेजी, यानी कक्षा में दूसरे जितने लड़के हैं वो उतने लेजी नहीं हैं जितना कि, अब जितना लगाना है तो आपको एज का प्रयोग करना होगा, एज, जितना कि कौन, वह है। बस यहाँ पर ही इज इतना के लिए रख देना है और आपका सेंटेंस यहाँ से लेकर के और ऐसे इतना सेंटेंस बन गया। इस तरीके से आप कंपैरिजन को शो करने वाले जो सेंटेंसेस हैं आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। हालांकि आप इसमें कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा आप मुझको करके बताइए और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की। ही वेटेड, फिर से वही बात है भाई, ही वेटेड, ही वेटेड, ही वेटेड, ही वेटेड, ठीक है ना। कब तक की, टिल हिज अराइवल, उसके आने तक उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लिखना है कि उसने प्रतीक्षा की कब तक, उसके भाई के आने तक, यानी उसके आने तक। तो आपको ये वाला सेंटेंस एक्चुअली यहाँ से ये वेटेड हटाना पड़ेगा और टिल ऑलरेडी लगा है, आपको टिल यहाँ पर लगाना पड़ेगा, टिल, और फिर इसके बाद इस हिज को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, टिल ही, और अराइवल ये जो नाउन है इसको वर्ब में चेंज करना पड़ेगा, टिल ही अराइव्ड। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा भाई, देखिए कैसा, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की, कब तक की, उसके आने तक, यानी उसका भाई आया तब तक उसने
अपने भाई की प्रतीक्षा की। तो ये जो टिल होता है ये भी एक्चुअली टाइम को ही शो करता है। ये वाला काम हुआ कब तक, इस काम के होने तक ये वाला काम हुआ। ओके, तो टाइम को शो कर रहा है, ये भी कहलाती है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देखिए क्या है। ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वह काफ़ी थका हुआ था। ही कुड स्केर्सली स्टैंड, वह मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में कैसा रिलेशन है। देखिए वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसका परिणाम क्या था कि वह मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। तो ये देखिए ये एक रिजल्ट को शो करने वाली क्लॉज बन सकती है। अब रिजल्ट को शो करने वाला जो कंजंक्शन है वो मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ, वो होता है सो डॉट 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 दैट। यानी पहले वाली क्लॉज में हम यहाँ पर कोई एडवर्ब रखा होता है उसको हम हटा करके और यहाँ पर सो का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बतलाया कि यहाँ पर वेरी हो, एक्सट्रीमली हो, एक्सेसिवली हो, कोई भी एडवर्ब हो उसके बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव हो। अब ये देखिए एडजेक्टिव ही है क्योंकि ये इसकी स्टेट को बतला रहा है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बावजूद भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका था। आपने उस यहाँ पर जो क्वाइट लगा हो या वेरी लगा हो, कुछ भी ऐसा कोई एडवर्ब लगा हो तो यहाँ पर आपको उसे हटाकर सो का प्रयोग करना चाहिए। ही वॉज सो टायर्ड दैट, और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप हटाएंगे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, दैट ही, इसे भी स्मॉल लेटर करेंगे, दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड। ऐसा करना होता है। तो यहाँ पर सो डॉट डॉट डॉट, अब इस डॉट 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 के स्थान पर क्या आता है भाई, एडजेक्टिव ही आता है। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देखिए। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, और ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है। उसने कठिन परिश्रम किया तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए कि उसे पास हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया यानी कंट्रास्ट हो गया। कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभासी, तो ये दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। जैसे ये बातें विरोधाभासी थी वैसे ये दोनों भी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो चलिए कंट्रास्ट है अगर तो वही ऑल्दो या दो का प्रयोग कर देते हैं। दो, हालांकि या यद्यपि क्या हुआ था, ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया। फिर भी भैया, फिर भी के लिए आप यहाँ पर येट लगा सकते हैं, लेकिन येट एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो आप उसको यहाँ पर प्लेस करने की आदत ही मत डालिए। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि बिना ऑल्दो के आप येट से अगर सेंटेंस जोड़ने की आदत डाल लोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो कभी आप चूक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दो नहीं लगा होगा तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ओके, इसलिए आपको येट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही क्लियर। हाँ, ऑल्दो के साथ येट ही लगाते हैं बट नहीं लगाते हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा। ओके, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ये वाली क्लॉज भी बन गई आपकी क्या, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। यू मस्ट वर्क हार्डर, आपको और अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अब यहां पर क्या हो रहा है जरा देखिए, तुम पास नहीं होगे यदि तुमने और अधिक कठिन परिश्रम नहीं किया। कुछ ऐसा सेंटेंस बन रहा है। तो ये भी एक कंडीशन बताने वाला सेंटेंस है, यानी इन दोनों में कुछ कंडीशन का रिलेशन है। तो आप यहाँ पर अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे उस समय तक जब तक कि नहीं, ये है यदि नहीं। यदि नहीं क्या होगा, यू वर्क हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। अनलेस यू वर्क हार्डर, आप यहाँ पर हार्डर ही रखेंगे। अब ये मस्ट को आप हटा देंगे, क्योंकि होता यह है कि जब ये कोई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनती है तो वहाँ पर अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है तो यहाँ पर इफ़ या अनलेस से जो शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती है। हालांकि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने एक द 4 कंडीशनल्स करके एक वीडियो बनाया हुआ है और वहाँ पर मैंने जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और उनकी जो कंडीशंस होती हैं यहाँ पर टेंसेस को लेकर के, वो बहुत डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना। कौन सा वीडियो, ये वाला वीडियो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द बेल रैंग, घंटी बजी, दे ऑल केम अप एट वंस, और वे सारे के सारे तुरंत आ गए। तो ध्यान दीजिए, अगर एट वंस ऐसा कोई इमीडिएटली ऐसा कोई शब्द लगा हो, यानी किसी सेंटेंस में तुरंत किसी घटना के घटित होने की बात करी जाए, तो वहाँ पर आपको
जस्ट एज का प्रयोग करना चाहिए, या एज सून एज का प्रयोग करना चाहिए, या नो सूनर का प्रयोग करना चाहिए। ये सारे के सारे टाइम शो करने वाले कंजंक्शंस हैं। ओके, टाइम क्लॉज बनाएंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए एज सून एज, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और इस द का जो कैपिटल है ये, इसको आप स्मॉल लेटर में करेंगे। एज सून एज द बेल रैंग, ज्यों ही घंटी बजी, बस इस फुल स्टॉप को हटाएं, कॉमा लगाएं, आगे इस टी को आप स्मॉल लेटर में करें, दे, तो ज्यों ही घंटी बजी वे सभी के सभी आ गए। अब इस एट वंस को यहाँ से हटा देंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो सेंस है वो एज सून एज, ये कंजंक्शन खुद ही प्रकट कर रहा है, इसलिए आप यहाँ से ये एट वंस हटा देंगे और सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, एज सून एज द बेल रैंग, ज्यों ही घंटी बजी, दे ऑल केम अप, वे सभी के सभी आ गए। क्लियर, तो ये वाली क्लॉज भी कहलाती है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। अगला सेंटेंस देखें, ही रैन सो क्विकली, वह इतनी तेजी से दौड़ा, ऑलरेडी यहाँ पर सो लगा हुआ है, बस आपको खाली दैट अकेले तो लगाना है, सो दैट का प्रयोग आप अभी पहले कर भी चुके हो। सो ही रैन सो क्विकली, वह इतनी तेजी से दौड़ा कि परिणाम ये हुआ, दौड़ने का परिणाम क्या हुआ कि उसने अपने पिताजी को ओवरटुक कर लिया, जल्दी ही उसने अपने पिताजी को ओवरटुक का मतलब आगे निकल गया। ठीक, तो ही रैन, वह दौड़ा, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज और यहां से हो गई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ओके, अगला सेंटेंस, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, लीला अधिक बुद्धिमान है, आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूँ। यहाँ पर भी दो लोगों की तुलना की जा रही है, लीला और मेरे बीच तुलना की जा रही है। और यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो आप फटाफट क्या करें, मोर के बाद एडजेक्टिव और इसके बाद देन का प्रयोग करना है, देन आई एम, बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है और ये सेंटेंस यहाँ से हटा देना है, तो उसका वही मतलब हो जाएगा क्या, लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम आप लगा भी सकते हैं, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। क्लियर, ओके, तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बन गई। राइट, अगला सेंटेंस, आई विल रिटर्न, मैं वापस आ जाऊंगा, कब तक, डोंट गो टिल देन, तब तक जाना नहीं, तो जाना नहीं, कब तक नहीं जाना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। क्लियर, तो यहाँ पर टिल ऑलरेडी लगी है और देन का मतलब ये है मेरे आने तक। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज टिल और आप आगे आई विल रिटर्न नहीं लिखेंगे, आई रिटर्न। ठीक है, आई रिटर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। क्लियर, अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो ये जो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती है उसको क्या करोगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखोगे। फ्यूचर टेंस में है तो भी आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है हमेशा ही जब कभी भी आप इन सेंटेंसेस को पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, शेष बचे हुए 12 सेंटेंसेस। ओके, आपको इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 आपको ड्रॉप करना है। चलिए अब यहाँ से हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस की एक्सरसाइज को हल करेंगे, उसे भी ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं बहुत जल्द फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।